नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत गंभीर है। सरकार के बढ़ते खर्चे और चालू खाते के घाटे ने एक बार फिर सोना गिरवी रखने के हालात पैदा कर दिए हैं। अब वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देश 1991 की तरह आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच चुका है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या अब सोना भी गिरवी रखना पड़ेगा। इनके बैल ले आओ। जिस तरह मुश्किल हालात में गृहिणी अपना सोना देकर घर की इज्जत रखती है, क्या उसी तरह सोना गिरवी रखकर देश की लाज बचाई जाएगी? वाणिज्य मंत्री आनंद कुमार शर्मा ने सोने पर जो बयान दिया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। वाणिज्य मंत्री आनंद कुमार शर्मा ने कहा है कि देश में 31,000 टन सोना पड़ा है। अगर हम 500 टन सोने को गिरवी रखते हैं तो चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट घाटे का निपटारा हो सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया पानी भर रहा है। लगातार कमजोर होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 69 के आसपास मंडरा रहा है। रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा हो रहा है, यानी चालू खाते का घाटा बढ़ गया है। चालू खाते के घाटे को कम करने से रुपया में सुधार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि जब कभी कोई समस्या आती है तो अपनी जो एसेट्स होती हैं उसको मोनेटाइज करते ही हैं। तो एसेट्स मोनेटाइज करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़े से सिग्नल जरूर वीक जाते हैं, लेकिन इस तरह में कोई बुराई नहीं है। और पिछले दिनों भी हमने जब लड़ाई हुई थी चाइना पाकिस्तान, तो इस तरह के गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह या इस तरह के हमने स्टेप्स लिए थे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। गोल्ड जो गवर्नमेंट जो ले लेगा तो वो कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, और डॉलर्स के ये जो अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। चालू खाते के घाटे को कम करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया के कमजोर होने से आयात करना और महंगा हो गया है। देश को चलाने के लिए कच्चा तेल, कोयला और बाकी जरूरी चीजों को खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि इस समय देश के ऐसे भी हालात नहीं हैं कि हमें सोना गिरवी रखकर डॉलर लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि देश में इस समय करीब 6 महीने के लायक विदेशी मुद्रा भंडार है। अच्छा तो ये रहेगा कि सरकार कम समय के साथ साथ लंबे समय की योजना बनाए और आयात पर अंकुश लगाए। आयरन ओर एक्सपोर्ट दोबारा से चालू करें जिससे कि फॉरेन करेंसी अर्न करने में मदद करे। कोयले का उत्पादन की तरफ जो उसमें हर्डल्स हैं, अगर इनको रिमूव करें तो जो इंपोर्ट है कोल का उससे बचा जा सकता है और उतनी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सेव हो सकती है। जो एनर्जी है, गैस का जिस तरह से हमने देखा कि प्रोडक्शन वगैरह रिलायंस KG6 बेसिन का जो था वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें एक ध्यान देने की और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात है या गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर करने की बात है, सो दैट वी कैन एड्रेस आवर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूड एंड गैस, वहाँ एक दोबारा से पॉलिसी सोच की ज़रूरत है। आनंद शर्मा ने सोना को गिरवी रखने के बारे में कहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवाल ये नहीं है। मेरा मानना है कि नई सोच लाने की जरूरत है, पर यह RBI और वित्त मंत्रालय को सोचना है कि ऐसी परिस्थिति के समाधान के लिए क्या किया जाए। 1991 में भी देश के हालात बेहद खराब थे।
सिर्फ 2 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था। उस हालात में सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी, जिसके बाद सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। सवाल यही उठ रहा है कि क्या यूपीए सरकार ने देश का दिवाला निकाल दिया? क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि देश के सोने को गिरवी रखना पड़ेगा ताकि स्थिति सुधर सके? ये बड़ा सवाल है और हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता, आप इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद और उद्यमी वेणुगोपाल धूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांसद और नेता संजय निरुपम और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। संजय निरुपम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जो हालत रुपए की है और इसको लेकर जो डर बैठ रहा है महंगाई का, पेट्रोल डीजल से लेकर बाकी चीजों में महंगाई, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जो अभी देश में वर्तमान सरकार है उससे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि 9 साल में उसने देश का क्या दिवाला निकाल दिया है? देखिए, ये बात सही है कि रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है वो चिंता की बात है, लेकिन इस चिंता के साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि पूरी दुनिया में कुछ एक देशों की करेंसी छोड़ें तो सारे मेजर करेंसी इसी तरह से टूट रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो या ब्राजील का हो या टर्की का हो या अभी चाइना छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाकी तमाम देशों में यह हालत है। उसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर डॉलर पंपिंग किया है, लेकिन वो भी अब थक चुका है, वो भी इससे आगे नहीं कर पाएगा। एक बात ये, दूसरी बात ये है, आपने 9 सालों की जो बात कही है, 9 सालों में जो हमारे यहाँ विकास का दर था वो बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा था। 2010 के बाद हम तकलीफ में आए। 2010 के बाद तकलीफ में आने का कारण यह था कि 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उससे निपटने के लिए जो हम लोगों ने कदम उठाए थे, उन कदमों के माध्यम से हमने काफी हद तक अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा। फिर भी 2010 के बाद से एक जो इन्वेस्टर्स का एक अपना विश्वास होता है वो टूटा। उसके अलग अलग कारण है, उन कारणों में हम जा सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद सरकार की तरफ से अभी इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीनों में नहीं, लेकिन संजय निरुपम जी, सवाल यही है कि मॉनसून पर निर्भरता, इन तमाम चीजों पर निर्भरता जो है, शायद उसने ही हमें इस हालात में लाकर के रख दिया है जहां पर सोने को गिरवी रखने का अब सवाल उठ रहा है। यानी स्थिति जो है वो चिंताजनक लग रही है और एक डर एक आम आदमी के मन में जरूर उठता है जब इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन आपने एक बात कही जो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास ले जाना चाहूंगी। सुधांशु जी, सवाल ये उठ रहा है जो सरकार कह रही है वो ये जी, नहीं संजय निरुपम जी, मैं आऊंगी, मेरी बात होने दीजिए। नहीं, पहले मेरी बात होने दीजिए, सुनिए पहले। अब मेरे पर नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप कहीं और जाइए। मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि मॉनसून अच्छा है, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, सरकार के तरफ से 3-4 बड़े कार्यक्रम बहुत ही विगरसली लिए जा रहे हैं हाथ में, जिसमें एफआईपीबी के पास इस समय 32 प्रपोजल एफडीआई के हैं। निश्चित तौर पर उससे जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हमारा ठीक होगा। और तीसरी बात, जहां तक गोल्ड गिरवी रखने की बात है, तो कृपया करके 1991 में जो वित्त मंत्री थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अर्थशास्त्र के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं, उनके जैसी स्थिति हमारे देश में न आएगी न अभी। ठीक है संजय निरुपम जी, आपने अपनी बात रखी, करके ऐसा पैनिक क्रिएट न। ठीक है, ये सिर्फ सवाल है, ये सिर्फ सवाल है, कोई नहीं कह रहा है कि गिरवी रखा जा रहा है, सिर्फ सवाल उठाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सरकार बार बार कह रही है और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है, कमजोर हो रहा है रुपया, ये सिर्फ भारत की करेंसी नहीं है, और भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिसकी करेंसी ऐसा कर रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इसका असर यहां पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो उनका दावा किया जा रहा है ये सत्य से बिल्कुल परे है। अगर आप देखें तो यूरोप का जो यूरो है वो कंसिस्टेंट चल रहा है डॉलर के मुकाबले, पाउंड कंसिस्टेंट चल रहा है, येन कंसिस्टेंट चल रहा है, और यहां तक कि हमारे साथ के जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, उनकी करेंसी भी हमारी कंसिस्टेंट चल रही है। पिछले 1 साल में बांग्लादेश का टका 4% इंप्रूव हुआ है। चाइना की करेंसी कंसिस्टेंट चल रही है। तो वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं वो किसके बेस पे कह रहे हैं? हम बांग्लादेश से भी बुरे हालत में पहुंच गए कि वहां का टका स्टेबल है और 4% बढ़ा है और हम इतना नीचे आ गए। दूसरी बात,
सीधी सीधी बात यह है कि 2004 में जब हमने अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, जुलाई 2004 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने यह बोला था कि इकोनॉमी इज स्ट्रांग एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत है, भुगतान संतुलन सुदृढ़ है। उसके बाद आप कहेंगे कि अचानक स्थिति कैसे बदली? अचानक बदली थी। हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री थे और आपने 2004-5 में ही $22.5 बिलियन का जो है कैपिटल गुड का इंपोर्ट करना शुरू किया और फिर आप करते ही चले गए, जो आज टोटल 9 साल में $587 बिलियन के कैपिटल गुड इंपोर्ट कर चुके हैं। और इसी बीच में आपने मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस किया, प्रोडक्शन घटा, इंपोर्ट बढ़ाते चले गए और 9 साल में हालत यहां तक पहुंच गई। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की दुहाई दे रहे। अरे जब हमारी सरकार थी तो हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगे थे 1998 के पोखरण के बाद, और हमने 99 का युद्ध झेला था। क्या आप आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध से ज्यादा बुरी हालत को फेस कर रहे हैं? ये केवल सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण और ठीक है, आप यूपीए सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर मैं चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब सीपीआईएम से नेता हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में, मैं उनसे भी बात करूंगी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले रुपए के गिरने का क्या मतलब है, देखिए 100 सेकंड में। डॉलर का भाव कौन तय करता है? ये सवाल ऐसा ही है जैसे सोने का भाव कैसे तय होता है या मंडी में आलू टमाटर का भाव कैसे तय होता है। सीधा सिंपल फंडा है कि डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर का भाव चढ़ जाता है। अब सवाल ये कि डॉलर की मंडी कहां होती है जहां इंपोर्टर डॉलर खरीदने जाते हैं? तो उसका जवाब यह है कि कोई एक मंडी नहीं होती। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर तो अपने अपने बैंकों के पास जाते हैं। विदेशी मुद्रा में डील करने वाले बैंकों की संस्था है फेडाई, यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सब बैंक इसी फेडाई के दिए रेट पर डॉलर अपने ग्राहकों को देते हैं। यानी यूं समझ लीजिए सब डीलर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो भाव गिर जाता है और डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। डॉलर की मांग बढ़ती है जब विदेशी निवेशक हमारे शेयर बाजार में शेयर खरीदने से ज्यादा शेयर बेचते हैं। शेयर बेचकर विदेशियों को उनका भुगतान डॉलरों में करना होता है, इसलिए बैंकों को डॉलर चाहिए होते हैं। या जब इंपोर्टरों को विदेशी सामान खरीदना होता है, जैसे समझिए इंडियन ऑयल को कच्चा तेल खरीदना होता है, तब इंडियन ऑयल को देने के लिए उसके बैंक को डॉलर चाहिए होते हैं। तेल ही नहीं, कोयला, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर तरह के इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए होते हैं, तो मांग बढ़ जाती है। इसी तरह डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो रुपया मजबूत हो जाता है, मतलब डॉलर सस्ता हो जाता है। सप्लाई बढ़ती है जब विदेशी निवेश होता है या फिर जब विदेशी हमारे शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं तब डॉलर आते हैं। या जब एक्सपोर्ट होता है तो उसका पेमेंट डॉलर में आता है। डॉलर बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक भी बाजार में अपने खजाने में पड़े डॉलर लगा सकता है। सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें बढ़ाने पर भी विदेशी भारत के बॉन्ड में निवेश करने को प्रोत्साहित किए जा सकते हैं, उससे भी डॉलर आते हैं। या जब एनआरआई देश में पैसा भेजते हैं तब भी डॉलर आते हैं। यानी सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर सस्ता होगा। वेणुगोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बाजार की बात करें तो वहां जो विश्वास है वो बहुत नीचे है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आम आदमी इस चिंता में महंगाई अब और कितनी ज्यादा बढ़ेगी, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में सरकार से अगर और उसकी नीतियों को लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? सरकार से पूछ ही रहे हैं, पर सरकार क्या कर सकती है? यूएसए ने जो उनके क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए, तो वर्ल्ड ओवर से डॉलर उधर जा रहे हैं। और उनके जो गवर्नर है रिजर्व बैंक जैसी वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने बताया कि वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे तो पैसे सब डॉलर, यहाँ जिन्होंने भी डॉलर लगाए सब उधर जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की खाली परिस्थिति ऐसी नहीं है, सब देशों में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, सब जगह ये परिस्थिति है। एक बात आप ध्यान में रखिए, इन देशों में है, पर G7 कंट्री जो बड़ी बड़ी कंट्री है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कोई बड़ी कंट्री हम हैं, हमारी इकोनॉमी बड़ी है पर इतनी बड़ी भी नहीं है, इसलिए हमारे पे असर आया है। नहीं, लेकिन वेणुगोपाल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम बाकी देशों की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया की करेंसी हो, चाहे वो मलेशिया की करेंसी हो, फिलीपींस की करेंसी हो, यहाँ पे आमतौर पे देखा जा रहा है कि जो गिरावट भी आई है 2-2.5 साल की सबसे बड़ी, पिछले 3 साल की सबसे बड़ी, लेकिन हमारा तो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड बन रहा है कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हम शायद सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं।
तो वही मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ और कुछ गलतियां ऐसी हो चुकी है कि हमारे यहाँ फॉरेनर बड़े बुलिश थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। 4 साल पहले ओबामा साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारी तारीफ की थी, यूएस इन्वेस्टमेंट आ रही है। पर अचानक हम एक गलती करते करते गए, जैसे हमने रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन 50 साल पहले के टैक्स फॉरेनर पे बैठाए, हमने उनको दिए हुए SEZ बेनिफिट निकाल दिए, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए और अभी कैपिटल कंट्रोल की बात करने लगे। तो ये कारण जो है, उसके कारण NRI बोलो, चाहे FDI बोलो, चाहे FII बोलो, उनका जो पैसा आना है वो अब कम हो रहा है, वो जा रहा है। उल्टा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो पैसे आए हैं वो सब जा रहे हैं यहाँ से। और जब पैसा जाने लगता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। सरकार अगर चाहती है तो धीरे धीरे ये बढ़ा हुआ जो प्राइस है, ये जो मसला है, ये धीरे धीरे संभाल सकती है और सरकार संभालेंगी। इंडस्ट्री को ये विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर और चिदम्बरम साहब ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, हार्वर्ड वगैरह से पढ़े हुए हैं, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी इकोनॉमी देखी है। हाँ। तो वो कुछ ऐसा संशोधन करेंगे जिसके कारण ये प्राइस नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे? वेणुगोपाल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मोहम्मद सलीम साहब मुस्कुरा रहे हैं इस पर। मोहम्मद सलीम जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये संशय है मन में कि अब और कितना वक्त लेंगे? क्योंकि इतने हालात खराब हो गए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऐसे कदम उठाएं कि शॉर्ट टर्म में जो अर्थव्यवस्था है उसे संभाल सके। हमारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो ऐसे ही कहेंगे जो वेणुगोपाल जी कह रहे हैं। पिछले 20 साल से हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था चली है, इसमें देश चाहे जहन्नम में जाए, लेकिन हमारे देश के ये बड़े बड़े संपत्तिवान लोगों की कोई परेशानी नहीं हुई। ये परेशानी देश की है, उनके बड़े बड़े पूंजीपतियों की नहीं है। और आज मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ अमेरिका की नीति की वजह से नहीं, हमारे डॉलर की जो रुपए के पैसे की कीमत घटी है और जो विदेशी कर्ज बढ़ी है, वो किसके कारण बढ़ी है? जो संकट विदेश के थे, जो संकट हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के थे, वो हमने देश के संकट बनाए हैं। और चाहे ये बड़े बड़े कलाबाज हों, अर्थशास्त्री हों, मनमोहन सिंह जी या हमारे चिदम्बरम जी या मनटेक सिंह अहलुवालिया जी, इतने दिन इतने भाषण दे रहे थे कि आर्थिक संकट से हमने देश को निकाल लिया है बाहर। अभी हमने सुना कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से कि हमने पूरा निकल नहीं पाए हैं और एक दूसरे का पीठ ठोक रहे थे। अभी भी पिछले 3 साल से जब संकट के त्राण के लिए सरकार को नीति की तरफ देखना चाहिए था, उनके रवैया को बदलना चाहिए था, दिशा बदलनी चाहिए थी, वो अभी भी सिर्फ रिजर्व बैंक के जरिए कुछ आंकड़े का इधर से उधर करके वो समझ रहे थे समस्या का समाधान कर देंगे। वित्तीय घाटा बढ़ी क्यों? हमारे यहाँ विदेशी कर्ज जो है वो बड़े बड़े कंपनियों को जो विदेश से डॉलर में कर्ज उठाने का मौका दिया गया था और FII के नाम पर, FDI के नाम पर जो हम साष्टांग प्रणाम किए थे, वो सब यहाँ पे विदेशी निवेश करेंगे, वो किसी वक्त वो पैसे को तो वापस ले जा सकते, वो मुनाफे के लिए आए थे और ये फुल कन्वर्टिबिलिटी मांग रहे थे। UPA 1 में हमने विरोध किए थे और तब ये फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं हुई। अगर वो होती तो अब तक हमारा ढांचे खत्म हो जाता। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, आप सरकार की नीतियों की जो खामियां हैं उन्हें गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं इन खामियों की वजह से आज हम इस हालात में पहुंचे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आज के इस मुद्दे पर इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। 2 अर्थशास्त्री, बेहतरीन अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने, लेकिन देखिए दीवार कुछ इस तरह से ढही और टूटी कि कहना पड़ रहा है कि हम तो इसकी मरम्मत करने आए थे और अब खुद ही बचने की कोशिश हो रही है। कैसे बचें, अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं, हालात ऐसे बन गए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, सवाल ये उठता है कि 2 अर्थशास्त्री, उनके कार्यकाल में, जिसकी बात लगातार सरकार कहती रही है, उनके कार्यकाल में रुपया अगर इतना नीचे पहुंच जाता है, हालत इतनी खराब हो जाती है, तो नीतियां कहां खराब रही? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और आर्थिक विदेश नीति के एक्सपर्ट होने के नाते मैं समझता हूं कि इसकी अगर तफ्तीश की जाए तो पिछले 20 साल में जिस तरह का नीति अपनाया गया है हमारे देश में, वही मूलभूत कारण है इस पूरी चीज़ का। हमारे देश में निजीकरण और उदारीकरण के नाम पे अमेरिकनाइजेशन जिस हिसाब से इस देश का हुआ है, उस अमेरिकनाइजेशन ही आज ये सिचुएशन खड़ा कर दी है इस देश में। अमेरिकनाइजेशन एक सेल्फ सेंटर्ड यूनिट इकोनॉमी है और जब यूएस जैसा देश सब प्राइम क्राइसिस झेल नहीं पाया और यूएस की इकोनॉमी तहस-नहस हो गई है, तो एक इमिटेशन भारत का जो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है, सामाजिक और आर्थिक कॉम्प्लेक्सिटीज, वैसा नीति अपनाना क्या उचित था? मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु मित्र त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। मेरा सीधा सीधा उनसे एक सवाल है
कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा जो था वो बेसिकली एग्रीकल्चर और घरेलू और छोटे उद्योग को लेकर था। कैंकुन राउंड और दोहा राउंड में एनडीए सरकार की तरफ से किस तरह की चूक हुई थी और किस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हुआ था इन दोनों क्षेत्रों को लेकर, इसका जरा अगर तफ्तीश से बताए सुधांशु जी और थोड़ा एक्सेप्ट करे तो शायद अच्छा रहेगा। जहां बात आती है इस सरकार की नीतियों की, मैं मानता हूं कि ये तो एकदम एक तरह से खतरनाक परिस्थिति आ गया है हमारे देश में। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी और परेशानी इस बात की होती है कि 2015 तक हमें लगभग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 2 लाख करोड़ के आसपास जो विदेशी कर्जा है वो लौटाना होगा, और हमारे देश की जो बजट का अगर सालाना आकलन अगर किया जाए तो 50,000 करोड़ के आसपास है, और जो कर्जा हमारे देश के ऊपर है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो कैसे मतलब कि इस देश की आर्थिक स्थिति संभालेगी, ये ही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कल मैं किसी एक चैनल पे मैंने कहा था कि रुपए की जहां गिरावट की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि इसकी गिरावट 75 रुपीज से लेकर 80 के बीच में जाके हो सकता है, और सोना शायद 40,000 तक जा सकता है। ये छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म लेके जो आप एक इंजेक्शन देने की कोशिश करते हो, कैंसरस हो चुका है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालत, उसमें छोटे छोटे इंजेक्शन देके कोई समाधान नहीं निकलेगा। बेहतर यही होगा कि एक फ्री फॉल होने दीजिएगा रुपए का, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप एक नीति अपनाएं, और लॉन्ग टर्म करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत आवश्यक है। पुनः सोच होना चाहिए उन सब नीतियों को लेके जो WTO में जो दोनों सरकार ने चूक की है और जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन सब चीजों पे हमें गहराई से हालात सोचना इतने होगा। खराब हो गए हैं कि गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और जो नीतियां, राजनीति ना करें इस पर, और जो नीतियां दोनों सरकारों एनडीए यूपीए के कार्यकाल में खराब रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश हो। अरविंद मोहन जी, क्या इस तरह की एक बात सरकार से भी सामने निकल कर आ रही है कि असहाय लग रही है सरकार? हालात इतने खराब हो गए हैं कि कहा तो जा रहा है कि ये स्थिति सुधरेगी, लेकिन कब इसका पता नहीं खुद सरकार को। नहीं, देखिए, जो अमेरिकी इकोनॉमी से फ़र्क पड़ना है या डॉलर के मजबूत होने से वो सब गिन रहे हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट अपनी जगह है, विदेशी निवेशक हाथ खींच रहे हैं, वो अपनी जगह है। चौथी वजह, अब मुझे लग रहा है बड़े पैमाने पे सट्टेबाजी शुरू हो गई है। करेंसी गिरनी शुरू होती है तो सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। जिस हिसाब से चांदी और सोने की कीमत अपने यहाँ बढ़ने शुरू हो गई है, वो सट्टेबाजी का एक उदाहरण है। और इसमें अगर कहीं खुदा न खास्ता किसी विदेशी रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग गिराई तो फिर भारत सरकार के ये सारे इकोनॉमिस्ट सो कॉल धरे रह जाएंगे, किसी के संभाले कुछ नहीं संभलेगा। और जो चीज़ें अभी तक रुकी पड़ी हैं, कोयला क्यों हिंदुस्तान इंपोर्ट करेगा, तेल के इंपोर्ट पे क्यों नहीं रोक लगेगी या कम क्यों नहीं होगा? सरकार उसमें मजा लेने लगी है। जितना तेल इंपोर्ट होता है सरकार का बजट सरकार के खजाने में उतना ही पैसा जाता है। तो जो एक गड़बड़ से सरकार की आमदनी बढ़नी है, उस गड़बड़ को दूर करने, अच्छा ये एक तरह का मामला नहीं है। जैसे शराब से राज्य सरकारें आजकल आमदनी बढ़ाने लगी हैं, वैसा ही नशा हमारे भारत सरकार को पेट्रोलियम से कमाई करने का हो गया है। और ये लगातार 20 साल में यही सब नाटक चले हैं। 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, सारे फैसले रुके हैं। कम से कम माइनिंग और जो कारखानियां उत्पादन है, इन दोनों में नेगेटिव ट्रेंड आ गया है, और ये सरकारी फैसले रुकने की वजह से है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस अगर इतना बड़ा मसला बन जाएगा, अगर माइनिंग का घोटाला में चोरों को पकड़िए, उनको फांसी, पॉलिसी की हालत ये है कि गार लागू है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू होगा नहीं होगा, 4 साल में आज तक सरकार यही सफाई नहीं दे पाई। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसमें जुडिशरी की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। बहुत सारे अदालती फैसले हैं जिनके कारण बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, पहली बात। और दूसरा, अगर इतनी बड़ा राष्ट्रीय संकट है देश में, तो मुझे लगता है संसद चल रही है, प्रधानमंत्री आकर को पूरे देश के सामने स्थिति रखनी चाहिए या राष्ट्र के नाम संदेश दें। अगर जैसा अभी दत्ता साहब कह रहे थे कि ये फ्री फॉल होने दीजिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म तो एक पॉलिटिकल पार्टी अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए तो फिर एक राष्ट्रीय सरकार टाइप चीजें हों और सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठकर एक साथ तय करें कि आगे कौन सी एक नीति को फॉलो करना है, और आगे जो सरकारें आएगी वो भी इसको फॉलो करेगी। और लेकिन इस तरफ क्या चुनावी साल में ऐसा कुछ हो पाएगा, मुझे बहुत संदेह। संजय निरुपम जी, ये ऐसी स्थिति बन गई है आपको लगता है जहां पर आम आदमी का, निवेशकों का, बाजार में जो लोग मौजूद हैं, सबका भरोसा एक तरह से सरकार पर से उठ रहा है? जैसा कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ठीक होगा, लेकिन हालात वैसे दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ स्पष्ट बातें जनता के नाम, अर्थव्यवस्था को लेकर सामने नहीं आ रही।
अच्छा, अगर मुझे आप पूरा टाइम दे रही हैं बोलने के लिए, मैं तब बोलूंगा, वरना मैं चुपचाप सुनता हूं, क्योंकि सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि आधे घंटे से चुपचाप देख रहा है। तो आप पहले बोलिए, आपका वक्त हो तो बुलाया करिए। संजय निरुपम जी, आप अपनी बात रखिए। एक साथ 1 घंटे के प्रोग्राम आपने हर व्यक्ति के, हर मेहमान की बात को सुना और उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। का पेशेंस नहीं है। मैं आपको मौका दे रही हूँ। सरकार का समर्थन किया है जी। संजय निरुपम जी, आपको मौका दिया गया है। आपके पास सुनने का पेशेंस नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। नहीं संजय निरुपम जी, अब आपके पास मौका है। बिल्कुल, आपको लगता है बातें बड़ी बड़ी हैं, तो उस पर सरकार का क्या पक्ष है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं पक्ष रखने आया हूं सरकार का और अपनी पार्टी का, बशर्ते आप सुने। आप लोग तो सुनते ही नहीं है। संजय जी बोलिए, रखिए अपनी बात। सुनना है आपको ना? संजय निरुपम जी, आप अपनी बात रखेंगे तो कई बातें आप रख भी चुके होते जी। एक तो ठीक है, फिर आप छोड़ दीजिए, आप बाकी लोगों को सुनिए, मैं जाता हूं, रखिए आप लोग। अरे भाई 3 साल से तो बोल ही रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बोल, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे और 2 महीने में सारा स्वर्ग बसा देंगे, ये देश सुन ही रहा है और आपको बोलने में इतनी आपत्ति हो जाती है अगर कोई सवाल उठाता है। सवालों से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों? प्रधानमंत्री को बोल रहे थे, प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस के प्रतिनिधि भी कुछ बोलने के लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि फ्री फॉल हो। नहीं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि संजय निरुपम जी जिस तरह से कह रहे थे, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। आर्थिक सिचुएशन हमारे देश का बहुत खतरनाक है और इस पे एक सीरियस सोच अपना के आम राय बनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे बुनियादी सवाल पूछा गया है, किसी तरह का आरोप नहीं है। जो बुनियादी संकट है उस संकट को कैसे दूर किया जाए, उस पे आपसे अपेक्षित था कि आप जवाब दें उन सब चीजों का। आप अगर नहीं जवाब दे पा रहे तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, गलत नीतियों के चलते ये नौबत आ गई है। लेकिन कहीं एक्सेप्ट करना भी मुश्किल शायद हो जाता है और जवाब अगर देते ना बने तो फिर शायद इसी तरह की बातें की जाती है। लेकिन वेणुगोपाल जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो चीजें हैं, विदेशी निवेश जो आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट जो बढ़ नहीं रहा, रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है, अब इस स्थिति में आकर सरकार क्या कर सकती है? प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं, अब उन्हें अगर हरी झंडी भी दे दी जाए तो क्या बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीत गया? क्या कर सकती है सरकार? संजय निरुपम ने तो इस पर जवाब नहीं दिया, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है सरकार अपना काम कर रही है। कल चिदम्बरम साहब ने 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया है और उसके अंदर काफी सुधार होगा। एक बात आप ध्यान में लीजिए कि अर्थनीति में साइकिल चलता है, आब्रह्म भुवनो लोके पुनरावर्तन होती थी। ये जो साइकिल चलता है, साइकिल अभी उल्टा चलने लगा है, क्योंकि यूएसए के हाथ में दुनिया की पूरी अर्थनीति है और अगर यूएसए जाता है वही होता है। उन्होंने अगर चाहा कि डॉलर उनके पास आए तो डॉलर उनके पास जाएगा। तो ये जब ऐसा चक्र चलता है उस समय हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। वेणुगोपाल जी, तो क्या आपको लगता है, जो कुछ मेहमान हमारे यहाँ पर बात उठा रहे थे कि यूएस की इकोनॉमी पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हुए हैं, बहुत ज्यादा निर्भर हुए हैं और इस वजह से हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है? साहब, यूएस इकोनॉमी पे खाली हम निर्भर नहीं है, पूरी दुनिया निर्भर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल नहीं। यूएस की इकोनॉमी पे चीन बिल्कुल निर्धारित नहीं है, रूस बिल्कुल निर्धारित नहीं है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर। रूस का जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख लीजिएगा, 16% के आसपास है रूस की जीडीपी ग्रोथ रेट। जब सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, निगेटिव हो गई थी उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट, आज लगभग 16% के आसपास है। और यूएस और रशिया के बीच में कितना ट्रेड होता है सब जानते हैं। चीन ने एक तरह से तो यूएस इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया है। चीन ने तो डंपिंग कर दी है। तो कहां चीन और रूस यूएस की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है? ये आप जो कह रहे हैं ये हिस्टोरिकली ये सही नहीं है और ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। इस पे किसी भी तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पे कोई वो नहीं है। ठीक है डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाए हैं देश का, वो स्थिति
स्थिति है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आज आवर्त की बात कर रहे हैं और अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल से सरकार ने इतने सब्सिडी, इतने बेल आउट पैकेज देने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ये क्यों है? तब तो ऐसा नहीं था स्थिति, अभी आवर्त हुए हैं। तो पिछले 5 साल से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नीचे गई? इतने निवेश के बाद, इतने तकनीक के बाद, इतने इंपोर्ट के बाद, सरकार के इतने राहत के बाद और इतने सब्सिडी और इंसेंटिव के बाद, बताएंगे जरा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकार ये कह रही है कि अगर विपक्ष के पास कुछ सुझाव हैं तो सुझाव दिए जाएं, लेकिन सरकार को हट जाना चाहिए, क्या ये समस्या का समाधान है? देखिए, सुझाव तो विपक्ष लगातार देता जा रहा है। सरकार ने बुनियादी स्तर पे गलती की है। आपको पता है कि इस दरमियान जबकि हमारा कैपिटल गुड पर इंपोर्ट बढ़ा है और उस समय हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, जो अभी बात कही गई कि मूलभूत जो इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग कम गई है, एग्रीकल्चर कम हुआ है। आपको पता है कि 2008 और 9 में जब ये सरकार दावा करती थी कि 8.6% की ग्रोथ रेट थी, उसके ठीक अगले वर्ष इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम नीचे आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर से पैसा लिया गया और जो मूल इकोनॉमी की स्ट्रेंथ थी उसको कंप्रोमाइज किया गया। इसीलिए फूड सिक्योरिटी बिल के संदर्भ में भी हमारे नेताओं ने लगातार कहा कि पहले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रोडक्शन और भंडारण की बात करिए। वो आपने नहीं किया, जैसे हमारी सरकारों ने किया। मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य बना और तब उसने 6 महीने पहले सबको खाद्य सुरक्षा कानून दिया। चुनाव के समय इसलिए नहीं कि घर में नहीं थे दाने और अम्मा चली भुनाने। आपने लगातार 9 सालों से जो कुछ किया है विपक्ष की अनदेखी करके, और उस कारण से आज ये स्थिति आई। और मैं इस विषय पर भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दोनों सरकारों को एक समान बिल्कुल तुलना करने का प्रयास न करें। अरे भाई, एनडीए के जमाने में हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री थे। और जो अभी डॉक्टर दत्ता ने एक बात कही तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम सरकार में आए, WTO की पहली कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1999 में सियाटल में, और उस समय भारत ने उस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह सबोटाज किया। एक भी प्रस्ताव अमेरिका के हित के अनुसार पारित नहीं होने दिया। और हमने जब 5.4% से ग्रोथ रेट 8.4% ले गए थे तो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ले गए थे। डॉक्टर दत्ता, ये राजनीति के लिए भी अच्छा मौका बन रहा है। हमारी सरकार ने नहीं किया, उनकी सरकार ने किया। सुधांशु जी, इस पे मैं आपको काउंटर करता हूं। कैनकून और दोहा राउंड पे फार्मिंग इशू को लेके यूरोप के साथ, वेस्टर्न यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ बहुत बड़ी चूक हुई थी। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया था, इस पे कोई दौराई नहीं है। और उसी के चलते यूरोप के बाजार, फार्मिंग बाजार को और अमेरिका के बाजार को भारत के लिए खोल दिया गया था। और उसी के चलते आज हमारे देश में कृषि और घरेलू उद्योग, जो इस देश का बैकबोन रहा है, वो तहस नहस हो चुका है, वो तहस नहस हो चुका है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जिसपे आप लोगों ने सारे आम छूट आप लोगों ने दिया। डॉक्टर दत्ता, आपको लग रहा है ये एनडीए के कार्यकाल की भी जहां पे गलत हुआ है, जहां पे गलत हुआ है वहां को उस चीज को एक्सेप्ट कीजिएगा। जहां आपकी नीतियों में गलती हुई है उस चीज को एक्सेप्ट करना उदारता होता है। ये भी देखने वाली बात है कि वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार है उससे अपनी खराब नीतियों को सोचना वो बहुत जरूरी है। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। संक्षेप में मुझे बाकी मेहमानों के पास मुझे अपनी बात पूरी करने दें। नहीं, कृपया मुझे एक देखिए, जो अर्थ के विशेषज्ञ हैं वो अपने जो आंकड़ेबाजी करें। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जब हमारी सरकार हटी तो 8.4% विकास दर थी, महंगाई की दर 3.77% थी। और आज कहां खड़ी है महंगाई की दर? 16 और 17% पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन और विकास दर 5% पे। सोना और यहां, अरे क्या जरूरत है बहस करने की? आंकड़े गवाह हैं, आम आदमी से पूछिए चीज कब सस्ती थी और कब मैंने पूछा है फार्मिंग इशू को लेके, मैंने आपको सीधा सीधा एक सवाल पूछा है फार्मिंग इशू को लेके, उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? दोहा और कैनकून को लेकर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से वहां पे खतरनाक चूक हुई थी, इसलिए आप जवाब दे नहीं सकते उस बात पे। आंकड़े पत्थर की लकीर नहीं होते कि आपने गाड़ दिया और उसके बाद वो वहीं टिके रहेंगे। जब उस विषय पर डिस्कशन करिए तो हम उसका जवाब देंगे। आज ठीक है, चलिए, तो इतना तो तय है कि गलतियां हुई है, सरकारों से गलतियां हुई है। लेकिन अरविंद मोहन जी, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस मौके पर राजनीति नहीं हो रही है? अब ये कहना कि अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है तो सरकार हट जाए तो नई सरकार किसी की भी आएगी, अगर एनडीए की भी आती है तो क्या जादू की छड़ी से सब ठीक हो जाएगा? नीतियां गड़बड़ अगर रही हैं उनको मानने को तैयार नहीं सरकार। नीतियों में तो सलीम साहब बैठे हैं, तब भी मैं कहूंगा कि आर्थिक नीतियों में तो इस देश के पॉलिटिशियनों में जबरदस्त एकता है।
सीपीएम भी क्या करेगी, विरोध एक समय तक करती रही, उसके बाद क्या करेगी, उसमें यही सुधांशु जी बोल रहे हैं। सारे स्वदेशी का बीजेपी ने क्या कर दिया वो उनको अच्छी तरह याद होगा, उस पूरे प्रकरण में मैं नहीं जाना। तो आर्थिक नीतियों के मामले में बहुत समानता है। असली गड़बड़ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के फैसलों में हुई है इधर, जो पिछले 3 साल से सरकार पता नहीं क्यों सब चीजों को अटका के बैठी है और दे दनादन खाली बयानबाजी कि 100 दिन में क्या खत्म होगा, 2 महीने में क्या खत्म होगा, अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी भी आप 10 सूत्री, 8 सूत्री, कल भी 10 और अरविंद मोहन जी, बड़ी बात यह भी है कि अब हालात इतने बिगड़ गए हैं और जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इधर आते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते। सहमति है, आर्थिक सवाल पर सहमति है, ये मनमोहन सिंह जी कह रहे थे उदारीकरण के शुरुआत में, चूंकि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है और वो समझते हैं मुख्य विरोधी दल। मोहम्मद सलीम जी, एक पहलू और दिखता है राजनीति का। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।